अन्वेषी इंडिया यूट्यूब चैनल विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराता रहा है। इसी कड़ी में आज आप मुलाकात करेंगे एक ऐसे प्रतिभाशाली युवक से जो विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए अपनी मेहनत व लगन के बल पर अच्छे मुकाम पर हैं। उस होनहार युवक का नाम है रुपेश मिश्रा। रुपेश इस समय गुजरात की एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 4.5 लाख रुपए सालाना के पैकेज पर HR एग्जीक्यूटिव हैं। रुपेश प्रयागराज के शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से वर्ष 2019 के MBA पास आउट हैं। इनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं अनंत अन्वेषी। आइए आप सुनते हैं इस प्रेरणादायक व दिलचस्प इंटरव्यू को। दोस्तों नमस्कार, अन्वेषी इंडिया से मैं अनंत अन्वेषी। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराएंगे जिसकी सफलता की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग है। तो हम अब ज़्यादा बात उन्हीं से कराएंगे कि वो अपने बारे में बताएं। तो हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं रुपेश जी से। रुपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अन्वेषी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। हम चाहते हैं कि आप हमारे अन्वेषी इंडिया चैनल के दर्शकों के लिए आप अपने परिवार का संक्षिप्त में परिचय देते हुए अब तक के सफ़र पर कुछ प्रकाश डालें। थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने इस कॉलेज में फिर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा सर मैं प्रॉपर एक इलाहाबाद से एक मेजा तहसील के पास कोणारघाट के मदरहा गांव से रहने वाला हूँ। पिताजी का नाम मनोज मिश्रा है और इलाहाबाद कचहरी में वो वकील हैं और हमारी माता मंजू देवी एक हाउसवाइफ है। सर हमारा कैरियर के बारे में अगर जैसा मैं बताऊं तो बहुत हो तो नहीं, बट सर जो भी है बहुत अच्छा मेरे लिए साबित हुआ। सर मैंने अपनी पढ़ाई गांव से ही शुरू किया। मैंने क्लास 7th तक गांव में पढ़ाई किया हिंदी मीडियम से। बाद में सर मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि शुरू से ही मैं पढ़ाई में सर बहुत अपने आप को एक अच्छा, मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा अपने को सपोर्टिव मानता था। मैं मैथ में बहुत मेरा इंटरेस्ट था सर। उस दौरान सर 7वीं तक पढ़ाई करने के बाद सर मैं 8वीं में नैनी में आया। नैनी में मैं सर सुमन विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में मैंने एडमिशन ली। सुमन विद्या निकेतन कॉलेज में मैंने अपने 3 साल पूरे किए। मैंने 10वीं तक सुमन विद्या निकेतन में ही पढ़ाई किया। वहाँ पे भी मेरा कैरियर बहुत अच्छा, मेरे टीचर्स का एक अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा मेरे को। फिर मैं सर थोड़ा परिस्थिति खराब होने के कारण मेरे को पैसे का लगा ऐसा तो कि आगे के लिए मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि जहां से मैं अपनी पढ़ाई 10वीं से ही सर फैमिली का सपोर्ट था, बट मैंने खर्चे सर उधर से ही अपने आप को निकालना स्टार्ट कर दिया। मेरा जो भी इंटरनल था सर मैंने यहीं से स्टार्ट किया अपने कैरियर को 12वीं तक। फिर मैंने 11वीं और 12वीं में सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज चकदाव नगर नैनी में एडमिशन लिया। वहाँ से 12वीं पास होने के बाद सर मेरा इंटरेस्ट सर बेसिकली मैं बीटेक करना चाहता था क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट सर फाइनेंशियल इशू होने के कारण कभी कभी की मुश्किलें आ जाती हैं, तो मैं थोड़ा पैसे के कारण मैं एडमिशन नहीं ले सका। बट मेरे पिताजी ऐसा नहीं है कि मेरे को एडमिशन दिलाना नहीं चाहते थे। उन्होंने बोला कि किसी भी तरह मैं करूँगा, तुमको पढ़ना है पढ़ो। बट सर एक था कि अगर है तो पिताजी पढ़ाएंगे तभी, बाकी मैं पिताजी अगर कहीं से अगर लेकर हो दे तो मेरे को उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं था। फिर मैं सर 12वीं में एडमिशन में फिर गवर्नमेंट का एक स्कीम था सर, उस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी कि जो बंदा स्टूडेंट 12वीं में टॉप करता है तो उसको उनके तरफ से स्कॉलरशिप के लिए अवार्ड किया जाता था। तो मैं सर 12वीं में मैंने 91% गेन किया सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज से। फिर मैं BSc में एडमिशन लिया किशोरीलाल महाविद्यालय नैनी में ही। फिर किशोरीलाल महाविद्यालय में एडमिशन लेने के बाद मैंने वहाँ से BSc में एडमिशन लेने के बाद 1 साल मैंने कंप्लीट किया। 1 साल के बाद मेरे को 60,000 रुपये स्कॉलरशिप मिला। मैंने सर फिर सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया। मैंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के बाद सर BSc में मैं वहाँ से फिर 60% बना, मेरा 62% BSc सेकेंड ईयर में बना। फिर उसके बाद सर फिर मेरे को 60,000 रुपये स्कॉलरशिप मिला। फिर मेरे को सेकेंड ईयर में 60,000 स्कॉलरशिप के बाद फिर मैंने थर्ड ईयर भी किसी तरह मेरा कंप्लीट हुआ। थर्ड ईयर में सर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस न देने के कारण मेरा उसमें स्कॉलरशिप नहीं आया। बट सर
एट लास्ट मैं 1,20,000 रुपीज़ अपने पास गेन करके फिर मेरा इंटरेस्ट लगा सर कि अब मैं आगे के लिए क्या करूँ। साइड से मैं तैयारी भी कर रहा था एसएससी, मैंने एसएससी में एमटीएस का एग्ज़ाम निकाला सर, बट उस टाइम मेरा ऐसा लग के क्या है सर मालूम नहीं, उस टाइम वैकेंसी रद्द हो गई सर, मैं क्वालिफाई होने के बाद भी। फिर इंडियन नेवी, एयरफोर्स, इन सब में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद सर मैं नेवी में, मेरे घर के पिताजी ने अलाउ नहीं किया मेरे को वहाँ पे जाने पर, नेवी में मत जाओ आप। फिर मैं इंटरेस्ट के लिए सर जनरली मेरे को ऑप्शन था सर कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ। बीटीसी के लिए मैंने प्रिपरेशन कर लिया, मैं बीटीसी में एडमिशन लेना चाहा, बट मेरे फादर को नहीं था कि मैं टीचर बनूँ। उन्होंने, मेरे दादाजी टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर, उन्होंने मना किया कि टीचर नहीं, खुद का बिजनेस है, या तो उसको संभालो या तो कुछ और आगे अपना प्रिपरेशन करो। उन्होंने तैयारी के लिए, बट सर मेरा इंटरेस्ट तैयारी में नहीं था, क्योंकि मैं एसएससी क्वालिफाई करने के बाद मेरे को फिर लगा कि अब मैं तैयारी में कुछ नहीं। मेरे फादर ने फिर बोला कि उनके फ्रेंड्स ने बताया उनको कि आप एमबीए करा दो अपने लड़के को। फिर पिताजी ने मेरे आए, उन्होंने बोला कि वो फ्रेंड्स उनके बोल रहे थे कि एमबीए होता है क्या, एमबीए कर लो। जिस समय सर मैं एमबीए के बारे में बताऊं, उन्होंने एमबीए बोला, रियल बताऊं तो मेरे को एमबीए का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम था उस टाइम, मेरे को नहीं मालूम था एमबीए होता क्या है। मैंने अपने फ्रेंड्स से को कॉल किया, मेरे पिताजी ने बोला कि उनके फ्रेंड ने बोला एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है नैनी में, आप वहाँ पे एडमिशन ले लो। बट वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स पहले से थे जो कि दूसरी बीएससी वहाँ से कर रहे थे, उनसे मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि आप एग्रीकल्चर में एडमिशन मत लो, अगर आपको एमबीए करना है तो एमबीए बेस्ट है, बट आप चूज़ कर लो, आप या तो यूनाइटेड ले लो या शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। फिर सर मैंने फाइनेंशियल थोड़ा कंपेयर किया तो मेरे पास पैसे की उतना भी है, तो फिर सर मैं यूनाइटेड में और अपने शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में कंपेयर किया। तो फिर मैंने लास्ट कुछ टाइम के एक प्लेसमेंट का वो लिया, जिसमें मैंने पाया सर कि हमारे यहाँ का प्लेसमेंट एमबीए में का बहुत ज़्यादा हुआ है, लोग अच्छे जगह पहुँचे। फिर मैं एट लास्ट यहाँ पे आकर एडमिशन ले लिया शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। मैं घर से निकला, मेरे पिताजी मेरे को इंक्वायरी करने के लिए भेजे थे कि आप जाकर इंक्वायरी करके आना, फिर बाद में एडमिशन लेंगे, बट मैं आकर यहाँ पे आधी फीस जमा करके मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। बाद में सर मैंने अपना करियर यहाँ से स्टार्ट करते हुए फ्यूचर प्लान बनाया। मेरे को मालूम नहीं था कि मैं एमबीए कैसे क्वालिफाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जब एडमिशन लिया 2 मंथ हो गए थे, एडमिशन क्लासेस स्टार्ट हुए भी, बट मैं गेन करता गया सर, समथिंग अपना लर्निंग करता रहा। टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, लाइक हमारे उस टाइम में एचओडी में थे मलय तिवारी सर, जिनका एक अच्छा सपोर्ट रहा मेरे ऊपर। उन्होंने मेरे वो, मैं लाइक उतना वो और टीचर से उतना इंटरनल नहीं हो पाया जितना मैं उनके अंडर में रहा। मैं उनसे काफ़ी चीज़, उन्होंने मेरे को कॉलेज के बैकअप के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, कि किस तरह स्टूडेंट्स के साथ रहो, कैसे करो, बिहेव कैसे करो, उनके साथ आप चलते रहो, बट आप रेगुलर रहो, पढ़ाई रेगुलर करो, कॉलेज रेगुलर आओ। उन्होंने इस चीज़ का मेरे को बताया। मैं सर 2 ईयर हो गया, मेरा हमेशा ये था कि मेरा अटेंडेंस हमेशा 90% प्लस था। मैं कॉलेज रेगुलर रहता था, नैनी से यहाँ तक बस से डेली अप डाउन करता था। तो मैं एक अच्छी तरह से सर एमबीए भी क्लियर कर लिया। बाद में एमबीए में मैं मेजर में सर एचआर लिया था। मेरा यहाँ पे भी कैंपस प्लेसमेंट हुआ था तिकोना नेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में, बट सर मेरे को फील्ड लाइन में जाना नहीं था, मेरे को एज ए एचआर वर्क करना था। फिर मैं सर यहाँ से, मेरे पिताजी दादाजी पहले से ही गुजरात में रहते हैं, दमन दीव में, मैं यहाँ से दमन दीव निकल गया। मैंने अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 45 डेज कॉलेज का जो था तो मैं दमन में ही किया था। दमन दीव में मेरे बड़े पिताजी का उनका शॉप है, ये वो भी मूंगफली और चने का, उनका काफ़ी फेमस है वहाँ पे, मिश्रा सिंह चना करके दमन में। तो फिर मैं वहाँ पे गया सर, उनके साथ रहा। मेरे को जॉब की मैं बहुत तलाश करते रहा, मेरे को जॉब मिल नहीं रहा था। मैंने प्लेसमेंट पर, वहाँ पे प्लेसमेंट ऑफिसेस है, मैंने वहाँ पे अपना CV दिया उनसे। फिर सर आज मैं PNP पॉलीमर्स लिमिटेड टेक्सटाइल कंपनी है सर गुजरात में ही, मैं वहाँ पे सर इस टाइम करंट में एज ए एग्जीक्यूटिव HR एंड एडमिन पे जॉब कर रहा हूँ सर। रुपेश, आपकी सारी इस जर्नी को बड़ा ही
अच्छा लग रहा है सुन करके, बहुत इंस्पायरिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आपका जो इस टेक्सटाइल में इसमें करंट जॉब है, ये किस पैकेज पर है? सर मेरा करंट में मेरा जो CTC है सर 4.5 लाख रुपीज पर एनम है। CTC कॉस्ट टू कंप्लीट सर। मेरे ख्याल में पैकेज तो काफ़ी अच्छा है। या सर। और अब आपका सही एक सवाल हमारा ये है कि आपका जो HR में इतना इंटरेस्ट रहा कि आपको उसमें फील्ड में जॉब मिल रहा था तिकोना में, और आप उसमें न जा करके, तिकोना जो कि एक बड़ी कंपनी है, और आपने HR में ही रहना पसंद किया, तो इसका मतलब है कि आपका MBA में HR ही स्पेशलाइजेशन भी रहा होगा। या सर MBA में। तो इसका क्या कारण है आपका कि HR में स्पेशलाइजेशन किया, HR में ही जॉब करना चाह रहे हैं? और आजकल तो जो जॉब की स्थिति है उसमें ये कि हमको जॉब कहीं मिल जाए, कैसे मिल जाए, तो जरा इसके बारे में कुछ बताइए। सर जैसे कि पहले तो मैं बता दूं सर कि मैं आपसे पहले बताया सर कि मैं जब MBA में एडमिशन लिया था, मेरे को इस टाइम MBA का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम था सर। और बात है सर, मेरे वो सब्जेक्ट में 3 था सर कि मार्केटिंग, फाइनेंस एंड HR में मेरा इंटरेस्ट इसलिए लगा कि सर मार्केटिंग था तो मेरे को ये था कि मेरा खुद का बिजनेस है, अगर मार्केटिंग करना है तो मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा, मैं उसको आगे लेकर जाऊंगा। फाइनेंस हुआ सर कि फाइनेंस मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट था सर। मैं तो ऐसा था कि मैं फाइनेंस फर्स्ट सेमेस्टर में था, मैं उसको क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, बट मयंक सर थे, मयंक मालवीय सर उनका मीन्स एक ऐसा टीचर कि सर उन्होंने ऐसा वो गाइड किया, उन्होंने मीन्स इस तरह वो पढ़ाते थे सर कि धीरे धीरे मेरे को बस ये था टारगेट कि सर मैं फाइनेंस पास हो जाऊं। फिर मैं वो फाइनेंस हो गया सर, मेरा क्लियर हो गया। फाइनेंस से तो पहले से ही हो गया कि चलो अब 1 साल हो गया, फाइनेंस तो सेकेंड ईयर में नहीं रहेगा। सेकेंड ईयर में मेरे को चॉइस करना पड़ा सर मार्केटिंग एंड HR। मार्केटिंग में मैंने बता दिया सर कि मैं खुद का करना चाहता था। HR क्या था सर कि HR मेरे फील्ड से ऐसा था कि मैं सर कॉलेज में भी कुछ इवेंट्स होते थे तो लाइक रन फॉर यूनिटी, तो भी मैंने उसमें स्पीच दिया। टीचर्स डे का प्रोग्राम था तो टीचर्स डे पर भी मैं एक स्पीच दिया। तो टीचर्स ने बोला कि आपके अंदर जो चीज़ है एक लीडरशिप क्वालिटी है, लीडरशिप आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी, आप एक गुड स्पीकर हो। तो सर उसमें लगा कि HR एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। अपने टीम को अगर साथ में लेकर चलना है, कंपनी को क्या कि सर कंपनी में अगर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पर्सन जो होता है वो HR होता है। इन्हें कुछ भी हो लाइक कंपनी में छोटी से बड़ी बात कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो HR के हाथ में होता है। तो क्वालिटी सर कि मेरे को हुआ कि आप में अंदर वो लीडरशिप है। मैं अपने उस लीडरशिप क्वालिटी से सर वो सब्जेक्ट को जो है कि हाँ मेरे को उस चीज़ में इंटरेस्ट था, मैं HR में वर्क कर सकता हूँ। देन फिर सर मैंने मेजर में HR करके माइनर में अपने को मार्केट में रखा सर। बहुत सुंदर रुपेश। अब हम ये जान जाएंगे आपका अल्टीमेट सपना क्या है इस फील्ड में रह करके, HR में जो आपने चुना है मनपसंद आपका, अब ये लाइन हो गई है, इस क्षेत्र हो गया है, तो आपका भावी सपना क्या है कि मुझे इस क्षेत्र में यहाँ तक पहुँचने की मेरी इच्छा है या ये करने की इच्छा है? सर जैसे कि अभी मैं करंट में HR में जॉब कर रहा हूँ, मैं टेक्सटाइल कंपनी में लगा हूँ। मेरे अभी ये है कि सर अभी मैं लाइक अभी जैसे एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हूँ। मैं पहले असिस्टेंट पर था सर, असिस्टेंट से डायरेक्ट एक अपना अप डाउन होता है कि मैं ऑफिसर पर जाऊँ, बट सर मैं असिस्टेंट से डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव लेवल पर गया। तो मेरा ये है कि सर मैं इस फील्ड में अपना 100% देते हुए एक ऐसा पोजीशन बनाऊँ सर कि इन फ्यूचर में विद इन 4 to 5 ईयर्स में सर एक लाइक एज ए HR हेड, उसके बाद सर कंपनी में जो भी एक ऊंची पोजीशन सर लाइक कि कंपनी CEO, अगर यहाँ तक हो सकता है सर तो मैं वो चीज़ करने के बाद, और मेरा तो जनरली ये है सर कि कुछ टाइम मैं ये करने के बाद मैं फिर एक अपना ऐसा करूँगी सर, खुद का एक ऐसा अपना खुद का मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ सर। क्योंकि मैं फील्ड नॉलेज लेने के बाद खुद भी एक अपना, क्योंकि सर ज़्यादा दिन जॉब करने के बाद मैं नॉलेज अगर मैं गेन करता हूँ तो इन फ्यूचर में अपना बिजनेस का भी प्लान है सर कि मैं बिजनेस को भी अपने आगे ले जाऊँगा सर। हाँ रुपेश, हम ये देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है।
उसके दुष्परिणाम ज़्यादा देखने के सामने आ रहे हैं। आज का जो युवक है उस सोशल मीडिया के कारण जो उसका मेन फोकस जिस काम पर होना चाहिए वो फोकस नहीं हो पाता है। और हम आपकी जर्नी को देख रहे हैं तो आपने जो भी कुछ कहा और आपने कहा भी कि मैं 100% अपना देता हूँ। तो ये जो 100% देते हैं तो क्या आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते हैं, या एक्टिव रहते हैं तो किस प्रकार मैनेज करते हैं? क्या आप अपने वर्क को पूरी फोकस के साथ करते हैं? इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं सर। जनरली क्या है कि सोशल मीडिया पर भी अगर हम देखें सर तो लाइक सिर्फ दुष्परिणाम ही नहीं, उसके सर अगर हम उसका एक प्रॉपर वे में यूज करें सर सोशल मीडिया में भी, तो हमें वो एक अच्छा परिणाम भी उसका मिलता है सर। एक अच्छा अभी आज का अगर हम टाइम देखते हैं सर तो लाइक 2 इयर्स हो गए कोविड सिचुएशन में ही अगर हम देख लें तो आज का हर युवा सर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही निर्भर है। अगर आज के इस युग में अगर सोशल मीडिया ना होता सर तो लाइक के स्टूडेंट का पढ़ाई भी कंप्लीट ना हो पाता। अभी आज भी जो भी क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट सर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर कि लाइक अगर हम कहें सर कि अगर उसका वो गलत यूज कर रहे हैं तो सर वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं सर। अगर वो इसका प्रॉपर यूज करें, मैं भी सर सोशल मीडिया का यूज करता हूँ। मैं भी ये नहीं है कि मैं सोशल मीडिया का यूज, मैं भी व्हाट्सएप फेसबुक मैं भी यूज करता हूँ, बट एक टाइम में सर मैक्सिमम हाफ आवर्स मेरे लिए बहुत होता है सर। हाफ आवर्स में मैं अगर जो भी रहता है नॉर्मल यूज कर लेता हूँ फेसबुक व्हाट्सएप। दिन भर अगर मेरे को अगर टाइम मिलता है सर जॉब से तो भी सर मैं लेटेस्ट अपने HR में क्या हुआ, लॉ में कहाँ चेंजेस हुआ, मैं वो चीज़ ही देखता हूँ सर अपने ही फील्ड का जो मेरे कैरियर को आगे ले जा सके, उसमें मैं अपना इंटरेस्ट रखता हूँ सर। रुपेश, आपके जवाब बहुत ही अच्छे आ रहे हैं सामने और मन कर रहा है कि आपसे लंबी बातचीत करते रहें, लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशंस है, हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचे चाहते आपसे बातचीत को। बस हम अब ये जानना चाहते हैं आप इस पूरी सफलता को अपने को किसको श्रेय देना चाहते हैं? सर मैं अपनी सफलता का श्रेय तो सबसे पहले अपने माता पिता जी को देना चाहता हूँ। और माता पिता जी से पहले सर मेरे दादाजी ऐसे हैं सर कि मेरा अगर सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे को हर पल अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो मेरे दादाजी हैं। दादाजी मेरे माता पिता। लेकिन एक होता है सर कि माँ बाप जन्म देते हैं, माँ बाप सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन उसको अगर ऊपर अगर आदमी को ले जाता है तो होता है उसका गुरु। तो इस फील्ड में सर अगर मैं आज इस जगह पे हूँ तो उसमें मैं सबसे बड़ा से अपने इस कॉलेज शंभूनाथ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में जहाँ से मैंने अपना कैरियर का स्टार्ट अपनी पढ़ाई के किया, हमारे जितने भी गुरु हैं मैं सबसे बड़ा श्रेय मैं उनको देना चाहता हूँ सर। मैं सर अंत में सर बोलना चाहता हूँ सर अपने गुरु के बारे में कि जैसा भी कहा भी गया है कि सर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज अगर मैं तो इस युवा पीढ़ी को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ सर कि आप चाहे जिस भी जगह हो, बट हमेशा आप अगर आपके गुरु अगर बोलते हैं, अगर वो आपको बोलते हैं आपकी बातों में अगर वो आपको लगता है कि वो निगेटिव है, फिर भी हम ये सोचते हैं सर कि हम उसको पॉजिटिव लेकर चलें। तो हमारे गुरु जो भी बोलेंगे वो हमारे लिए सही बोलेंगे। इसलिए हम अभी जो हमारे जूनियर्स लाइक शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जो भी आए, जो भी करंट में पढ़ रहे हैं, जो फ्यूचर आए, तो हम तो बस इतना बोलना चाहेंगे सर उनको के लिए कि वो सिर्फ पढ़ाई चाहे जैसे भी कर। मैं भी ये नहीं सोच पाया था कि मैं MBA कर पाऊंगा, सफल हो पाऊंगा कि नहीं, बट अपने गुरु के उस मार्गदर्शन पे मैं चलता रहा, जो कि आज मैंने MBA भी क्वालिफाई किया और आज एज HR में जॉब भी कर रहा हूँ। हाँ, जो भी है ये मेरे गुरु के ही सहयोग है। तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट की तरह पर कि जब भी आप रहना इस कॉलेज में अपने गुरु की बात जरूर मानना। अंत में मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं, हर राह पे पहचान हो जाती है, और जो लोग मुस्कुरा कर करते हैं सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छा। और इस बात को, इस जवाब को सुनकर के
लग रहा है कि आप प्रतिभा के शाली के साथ साथ आप बड़े संस्कारवान युवक हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं और ये शुभकामना भी करते हैं कि आप जिंदगी में और आगे जो भी आपके सपने हों वो सारे सपने पूरे हों। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें ताकि आगे भी हम ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लाते रहें।